हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने सब कुछ देख लिया था अभी तक कम्युनिकेशन के अंदर कि किस किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किस किस तरह के टाइप्स होते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हम किस तरीके का कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो कैसे करना है, वो हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में। मतलब कि तो आज हम देखने वाले हैं सॉफ्ट स्किल के बारे में। मतलब कि सॉफ्ट स्किल हम कैसे अपने इंप्रूव कर सकते हैं अपने अंदर। हम जो भी कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सॉफ्ट स्किल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम वर्कआउट कर सकते हैं, किसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉफ्ट स्किल के बारे में। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों हमें सॉफ्ट स्किल को अप्लाई करना चाहिए, हमें क्यों इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सबसे पहले हो तो उसका क्या दिया गया है, एक इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो देखते हैं कि सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंट क्या है। तो सॉफ्ट स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहते हो, किसी भी कॉर्पोरेटर लाइफ के अंदर किसी भी साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके पास सॉफ्ट स्किल होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से किसी भी तरह की कम्युनिकेशन कर सको। उसके साथ साथ अपनी एक अलग से इम्पैक्ट क्रिएट कर सको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है कि किसी भी तरह की आप कन्वर्जेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हो या किसी के भी साथ करते हो, तो उसके अंदर आपके पास कम्प्लीटली सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, जिससे कि आप उसका अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करवा सको और अपनी जो सॉफ्ट स्किल है उसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव भी कर सको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है टू हैंडल इंटरपर्सनल लाइफ रिलेशन। मतलब कि जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन है उसको हमें हैंडल करना है, तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है, सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरी है हमें सबसे पहले तो। ओके, दूसरा है टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। हमें किसी भी तरह का अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना है। हमें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें किसी भी तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो हम किसी भी तरह का अच्छा और अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें, तो उसके लिए हमारे पास सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, जिससे कि हम अच्छी तरीके से और हमारे फ्यूचर के अंदर काम आए ऐसा हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, किसी भी तरीके का इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है ना आपको, तो आपके पास क्या होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है, जिससे कि आप एक कम्प्लीटली इफेक्टिवली क्या कर सको, कम्युनिकेशन कर सको। उसके साथ साथ ही आप किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को अंडरस्टैंड करवाने चाहते हो तो वो आप अपनी बात अंडरस्टैंड करवा सकते हो। ओके, टू हैव गुड इंप्रेशन एंड इम्पैक्ट टू गेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मैंने कहा वैसे कि आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो उसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो जो सॉफ्ट स्किल होगी, तो आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर एक अच्छी सी इम्पैक्ट क्रिएट कर सको, जिससे कि आप किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी कंप्लीटली क्या कर सको कि एक अच्छी तरीके से अपनी प्रोफेशनल वैल्यू क्रिएट कर सको। ओके, तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट, मतलब कि सॉफ्ट स्किल के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली याद रखना है, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है सॉफ्ट स्किल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर सबसे पहला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए। तीसरा है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद है हमें अच्छी इंप्रेशन और अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट करनी है किसी बिजनेस के अंदर, तो वहाँ पे हमें सॉफ्ट स्किल होना जरूरी है। ओके, तो ये हमने इंपॉर्टेंट देखा, ये आपको कम्प्लीटली याद रखना है, मोस्ट आईएमपी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एज अ सॉफ्ट स्किल। मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल एज अ सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है, आप कम्युनिकेशन स्किल को एज अ सॉफ्ट स्किल कैसे क्रिएट कर सकते हो या उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, तो वो हमें यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में एज अ सॉफ्ट स्किल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द सॉफ्ट स्किल। मतलब कि जो ये कम्युनिकेशन स्किल है ना, वन टाइप को क्या है, सॉफ्ट स्किल ही है। मतलब कि इसके अंदर आप अपना जो भी प्रोफेशनलिज्म कन्वर्जेशन करते हो या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपना जो भी
बिहेवियर करते हो, तो वो इसके अंदर आपको मेजरमेंट करना होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल फ्रॉम द सॉफ्ट स्किल, एक सॉफ्ट स्किल के अंदर से ही कम्युनिकेशन स्किल होती है, तो ये आपको याद रखना है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू एसेंशियल एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेशन विद द अदर्स। सब जो ह्यूमन होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक इफेक्टिव और एसेंशियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो एक सॉफ्ट स्किल के जरिए ही आप कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द हॉलमार्क ऑफ द वन एजुकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? किसी भी पर्सन को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आपको अपनी बात अंडरस्टैंड करवानी है, तो वहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल के थ्रू अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके अपना जो भी इम्पैक्ट है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अपना जो भी कुछ काम है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो कम्प्लीटली याद रखना है कि एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव एजुकेशन की तरह भी काम आ सकता है, याद रखना। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा एज अ सॉफ्ट स्किल की तरह कम्युनिकेशन स्किल का किस तरह से यूज है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल। द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली यूजिंग द राइट वर्ड इन द राइट ऑर्डर इज एन गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? आप कभी किसी भी चीज के अंदर स्पीक कर रहे हो, किसी भी स्पीक आप कर रहे हो या किसी भी तरह की स्पीच आप दे रहे हो, तो वहाँ पे राइट समय पे राइट किसी वर्ड का यूज कर रहे हो, तो वो वन टाइप ऑफ क्या हो गया? गुड कम्युनिकेशन हो गया। तो आपको याद रखना है गुड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? आप राइट समय पे राइट वर्ड का यूज करोगे, राइट टाइम पे राइट वर्ड का यूज करोगे, तो वहाँ पे वन टाइप ऑफ एक गुड कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मैसेज यूजिंग अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी एंड सिंटैक्स फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो हमने आगे भी देखा था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आपका जो वोकेबुलरी है और सिंटैक्स वो इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो किसी भी चीज़ या टेक्निकली कोई भी चीज़ से प्रभावित नहीं, तो वहाँ पे अपनी जो वोकेबुलरी उस हिसाब से आपको उसके सामने एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, मतलब कि आपको उस हिसाब से उसके साथ कम्युनिकेशन करना है। तो आपकी जो वोकेबुलरी है ना वो आपको इम्प्रूव करनी रहेगी, उसके साथ साथ ही अपनी जो सिंटेक्स है वो भी आपको इम्प्रूव करनी है, जिससे कि आप एक अच्छा अप्रोप्रिएट मैसेज या किसी भी स्पीच को क्रिएट कर सको और किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी भी पर्सन के सामने आप इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सको। तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में इसको कम्प्लीटली हमने देखा ही है। ओके, अब हम देखने वाले बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज तो मैंने कहा था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कम्युनिकेशन। एग्जाम के अंदर आपको आएगा ही आएगा, ये आपको कंप्लीटली याद रखना है 110%। जो बॉडी लैंग्वेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप बोल सकते हो तो दूसरे टाइप्स के अंदर नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल टाइप्स कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल टाइप्स मतलब कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या होता है? आपके जो शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो हाव भाव, उस हिसाब से आप किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का मैसेज आप फॉरवर्ड करते हो, तो वो वन टाइप ऑफ क्या हो गया? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। तो ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपको कंप्लीटली आपके जो एक्सप्रेशन है, आपके जो बॉडी के एक्सप्रेशन है, उस हिसाब से कंप्लीटली आप कन्वर्जेशन करते हो। तो ये आपको कंप्लीटली याद है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड इट क्लियरली डिस्प्ले द पर्सन इन फेस। जो फेस होता है ना वो इंडेक्स ऑफ द माइंड होता है, मतलब कि जो भी पर्सन है उसको इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट नहीं या नहीं है, तो वो आपको पता करना है, तो वो आप किस तरीके से पता कर सकते हो? उसके फेस के अंदर। तो वो फेस वो अपने क्लियरली डिस्प्ले कर देता है। आप उसको देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये इंटरेस्ट है इसके अंदर या इसको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इसका माइंड डाइवर्जेशन हो रहा है या कुछ और। तो ये कंप्लीटली याद रखना है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड एंड इट क्लियरली डिस्प्ले द पर्सन इंटेंस। बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट टू द ऑडियंस what we feel and think about the particular man। हम किसी भी तरह की कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं या किसी भी तरह की स्पीच हम किसी भी ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे जो भी उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, जो भी ऑडियंस का बॉडी लैंग्वेज, उस हिसाब से उसको हमें पता चल जाता है कि उसको किस तरह की ये जो टॉपिक है उसके अंदर उसको अच्छा लग रहा है, इसको इंटरेस्ट है या नहीं है, वो फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो समझ सकता है या अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो हम कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप अपना यूजर का रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं, जिससे कि
हमें हमारे जो भी कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में या उसकी जो कम्युनिकेशन सक्सेस रही या नहीं रही उसके बारे में हमें पता चल सकता। बॉडी लैंग्वेज एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे दिया गया है। बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, स्टैंडिंग पोजीशन से, सिटिंग पोजीशन से, जब भी वो रिलैक्स होता है तो उस पोजीशन से। तो बॉडी लैंग्वेज कई बार आपको दिखेगा, उसका जो बॉडी का एक्सप्रेशन होगा किसी भी पर्सन का, तो उस हिसाब से कई बार वो खड़ा होगा तो उस हिसाब से आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, कई बार वो बैठा होगा तो वहाँ पे उसका कोई कुछ ना कुछ बॉडी एक्सप्रेशन कर रहा होगा, तो उस हिसाब से आप बॉडी लैंग्वेज का पता कर सकते हो। इमोशन ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, मतलब कि जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब कि नॉन वर्बल टाइप का जो भी मैसेज आप क्रिएट करते हो तो वो कम्प्लीटली इमोशन से बना, मतलब कि आप अपने इमोशन, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू आप किसी रिसीवर को भेजते हो, जिससे कि वो क्लियरली आप बोल सकते हो, आप भले ही कुछ ना बोल रहे बट आपकी जो एक्सप्रेशन है वो सामने वाले कोई भी पर्सन को अपने आप ही बता देती है कि क्या कहना चाहते हैं। तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज आपको कम्प्लीटली याद रखना है। बॉडी लैंग्वेज में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, नॉन वर्बल टाइप का कम्युनिकेशन है। हमने यहाँ पे देखा कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, मतलब कि फेस से आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि सामने वाले जो भी पर्सन है उसका माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो ये आपको कम्प्लीटली याद रखना है, ओके। और किसी भी ऑडियंस को हम किसी भी तरह की स्पीच या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं रहे, इसको उसके अंदर कुछ फील हो रहा है या कुछ सोच रहे हैं, तो वो सब हमें किस तरीके से पता चलेगा, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही पता चलेगा। तो ये आपको कम्प्लीटली याद रखना है। बॉडी लैंग्वेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने इन डिटेल आगे के लेक्चर में डिटेल में भी देखा, ओके। अब है राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम अलग से लेक्चर लिए, जिसके अंदर हमने देखा था कि राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव स्किल है कम्युनिकेशन के लिए, एक इफेक्टिव टाइप भी कह सकते हैं। तो वो हम देखने वाले। फिर से यहाँ पे आपको एक शॉर्ट यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। राइटिंग इवोल्यूशन, अ पर्सन प्रोसिएंट इंडिकेट द स्पेलिंग ग्रामर। जब भी आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपकी जो राइटिंग स्किल है ना उसके अंदर आपको सबसे अपना स्पेलिंग और अपना ग्रामर ठीक करना पड़ेगा, जिस हिसाब से आप अपनी किसी भी चीज़ को राइटिंग कर सकते हो अच्छी तरीके से। एरर कमिटेड वाइल राइटिंग curriculum reports agenda considerable spoil the image of the world। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि किस किस जगह पे आप किसी भी तरीके का एजेंडा राइट कर रहे हो या किसी भी तरह का रिपोर्ट या किसी भी तरह का करिकुलर राइट कर रहे हो, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की राइटिंग के अंदर कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमिट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उसका जो भी कोई अर्थ है या उसका जो भी कोई दूसरा मीनिंग क्रिएट हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, तो उसका ऐसे आपको लिखना है, उसका ऐसे राइट करना है जिससे कि उसका आप जो कहना चाहते हो उस हिसाब से उसका मतलब हो, ना कि किसी और हिसाब। ओके। गुड विजुअल प्रेजेंटेशन यूजिंग ग्राफिक्स, कलर, बैलेंस, डिजाइन, लेआउट एड सो मच टू राइटिंग कम्युनिकेशन। तो राइटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आप विजुअलाइजेशन करने के लिए आप उसके अंदर ग्राफिक्स, कलर भी यूज कर सकते हो। किसी भी आप टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हो जो उसके अलग के माइंड उसका अलग उसका एक्सप्रेशन रहे या उसकी अलग इम्पैक्ट रहे, तो उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो कलर के थ्रू। और आप जो डिजाइन है उसका बैलेंस क्रिएट करके उसका एक लेआउट अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो ये बात आपको याद रखने की, गुड विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन के लिए आप ये सब कुछ कर सकते हो, अपने ग्राफिक्स, कलर और ग्राफिक्स इमेजेस की यूज कर सकते हो। कीप एंड आउट एंड अदर राइटिंग मटेरियल फॉर योर प्रेजेंट। आपको अपने प्रेजेंटेशन के लिए या कभी राइटिंग स्किल या राइटिंग कम्युनिकेशन के लिए अपना जो हैंडआउट है और दूसरी जो राइटिंग मटेरियल है वो आपको रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते। ओके। और राइटिंग स्किल का एक हम देखने जाए तो एडवांटेज ये भी हो सकता है कि जो भी हमने कुछ लिखा है वो हमें एज अ प्रूफ की तरह भी रहेगा, जिससे कि हमें दूसरी बार किसी और को देना है तो हमने बार बार नहीं देना होगा। एक बार उसने जो हमने लिख लिया वो आप डायरेक्ट उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, तो जिसके अंदर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी और जो आप कहना चाहते हो वो आप कह भी सकते। ओके। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है राइटिंग स्किल के बाद। अब हम देखने वाले प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन स्किल तो हमने इन बिटवीन लेक्चर में देखी ही थी, बट यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन मतलब कि एक कंप्लीटली विजुअलाइजेशन के थ्रू आप किसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो किसी कम्युनिकेशन के लिए।
तो वहां पे आप कर सकते हो। एज आप बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहते हो, किसी भी तरह का एजेंडा आप क्लियर करना चाहते हो या किसी भी तरह का एजेंडा आप रखना चाहते हो, तो वो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू रख सकते हो। प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। प्रेजेंटेशन मतलब कि इसके अंदर प्लानिंग भी हो जाता है, प्रिपरेशन भी हो जाता है और उसके अंदर डिलीवरी भी हो जाती है किसी भी वजह से। तो ये हो गई प्रेजेंटेशन। मेकिंग अ फॉर्मल स्पीच इन वन फॉर्म ऑफ द प्रेजेंटेशन, इसके अंदर फॉर्मल स्पीच क्रिएट कर सकते हैं वन फॉर्म के अंदर। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फिजिकल, ओरल एंड इलेक्ट्रिक। ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना, वो अलग अलग कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि फिजिकल तरीके से भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ओरल तरीके से भी दे सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से भी दे सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल भी आपको याद रखनी है। जो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप किसी भी चीज या किसी भी पर्सन को अच्छी तरीके से अपनी जो फीलिंग है वो आप बता सकते हो। जैसे कि आप इसके अंदर किसी भी तरह का ग्राफ, किसी भी तरह की विजुअलाइजेशन इमेज, किसी भी तरह का वीडियो, उसको आप रख के अच्छी तरीके से अपनी जो पीपीटी स्लाइड क्रिएट करके सामने वाले जो भी ऑडियंस है उसको अपनी बात आप रख सकते हो कंप्लीट। तो ये बात आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन एक मोस्ट इफेक्टिवली कम्युनिकेशन स्किल का एक तरीका है, प्लेटफॉर्म है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन द प्रेजेंटिंग आइडिया इन अप्रोप्रिएट मैनर। लुक एट द आईज ऑफ ऑडियंस नेटवर्क एंड स्पीक इन द नेचुरल कन्वर्सेशन वॉइस। जब भी आप स्पीच कुछ देना चाहते हो किसी भी ऑडियंस को, तो उसके आपको आई कांटेक्ट उसको मेंटेन करके रखने होंगे और उसके साथ साथ आपको अपना जो वॉइस है वो अपना नेचुरली वॉइस में उसके साथ बात करनी होगी, तो अच्छी तरीके से वो कन्वर्सेशन को सुन पाएंगे। अप्रोप्रिएट वॉइस विल मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। आपका जो अप्रोप्रिएट वॉइस होता है, अपना नेचुरल वॉइस होता है, वो क्या करता है, अपने जो प्रेजेंटेशन है ना वो एक इफेक्टिव क्रिएट करता है, वो उसके अंदर ऑडियंस को भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अपना जो प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपना वॉइस अप्रोप्रिएट रखें। आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम द योर ऑडियंस अबाउट प्रेजेंटेशन एंड चेंज अकॉर्डिंग। मतलब कि जब भी आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो या आपका जो भी कोई कन्वर्सेशन खत्म हो एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो वहां पे आपको ऑडियंस को कहना है कि आप अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो कम्युनिकेशन हुआ है वो कम्प्लीटली सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ। ओके, तो ये बात को आपने याद रखना। इन प्रेजेंटेशन स्पेशली स्टॉप ओकेजनल टू आस्क द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव सेड। मतलब कि जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर आपको एक वक्त ऐसा आ जाता है जिसके अंदर आपको ऑडियंस को भी क्या करना है, क्वेश्चन करना है, जिससे कि ऑडियंस का हमें इंटरेस्ट पता चले, ऑडियंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे वो पता चले। मतलब कि आपको एक ऐसे बीच में इवेंट क्रिएट करनी होगी जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर हो जाएगा या किसी भी क्विज टाइप, तो वैसे आप ऑडियंस के पास से भी अपना फीडबैक ले सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। ओके, अब हम देखने वाले हमारा मेन टॉपिक जो न्यू है, अभी तक उसके अंदर हमने वर्क नहीं किया, वो है टीम वर्क। अभी आप किसी भी तरह की बिजनेस कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो उसके अंदर टीम वर्क तो होना खूब जरूरी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपना एजेंडा क्रिएट कर सके, अपना गोल क्रिएट कर सके और उसको अच्छी तरीके से सक्सेस कर सके। तो ये बात आपको याद है। तो टीम वर्क के अंदर देखते हैं किस तरह से होती है। पीपल ऑफ आइदर जेंडर, डिफरेंट एज ग्रुप, क्वालिफिकेशन, स्टेटस, स्किल वर्क एज अ टीम विथ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टास्क। मतलब कि जो पीपल है, जो एक पीपल का ग्रुप है, इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन की सब अलग अलग होगी, सबकी स्किल भी अलग होगी, बट वन टास्क के अंदर कोई एक ऑब्जेक्टिव के लिए, वो एक टास्क के लिए सब साथ में काम करे, तो वो वन टाइप ऑफ टीम वर्क हो गया। मतलब कि सबकी क्वालिफिकेशन, एज, उसका स्टेटस सब कुछ अलग है, बट वो एक ग्रुप की तरह किसी एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीटली हासिल करने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो वन टाइप ऑफ टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा बोला गया। The success of any organization largely depend on this or coordinator effort of the employee। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी सक्सेस हुआ है तो वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, टीम वर्क पे ही डिपेंड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह का एजेंडा क्लियर करवाना है, कोई भी गोल अचीव करवाना है, तो उसके लिए टीम वर्क तो होना जरूरी है। तो ये बात आपको याद रखनी। इट मेनली रिफर टू द एग्रीबलेस कोऑपरेशन अमंग द टीम मेंबर। इसके अंदर
कोऑपरेशन भी हो सकते हैं टीम मेंबर के अंदर, और उसके अंदर एग्रीनेस भी होना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरीके से टीम वर्क कर सके और किसी के अंदर पार्शियलिटी क्रिएट ना हो। तो यह बात आपको याद रखनी है, टीम वर्क के अंदर कौन कौन सी चीज। अब हम देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है? मैन इज द सोशल एनिमल, हिज सक्सेस इन लाइफ लार्जेस्ट डिपेंड ऑन हिज रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद अदर। जो मैन होता है, जो कोई भी पीपल होता है, वन टाइप ऑफ सोशल एनिमल ही है, बट उसके अंदर, उसके लाइफ के अंदर मेनली पार्ट किस होता है? सक्सेस का। मतलब कि जब भी वो सक्सेस मिलता है तो उसके अंदर सबसे पहले तो उसके लाइफ में कौन डिपेंडेंट रहता है? उसका लार्जली डिपेंडेंट उसकी रिलेशनशिप, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो उसके अंदर डिपेंड है, जिससे कि वो अपना सक्सेस या अपना गोल अचीव कर पाता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द व्यूज एंड सीमेंटमेंट ऑफ द अदर्स। When we went to different their views, we must very politely give hint to them without wondering their feeling। मतलब कि उसका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, किसी भी तरीके का वर्क करना चाहे, किसी भी तरीके का गोल वो अचीव करना चाहता है, तो वो उसका पर्सनल लाइफ के अंदर उसका व्यू क्या है, व्यू मतलब यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से देख रहा है, उसके दूसरों के पर्सपेक्टिव क्या है जो उसके लाइफ के साथ जुड़े, तो उस हिसाब से वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाता है। तो ये होगी पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल मतलब कि अपनी जो किसी भी तरीके की हमारे लाइफ के अंदर कोई भी गोल अचीव करना है, तो उसके अंदर जो भी हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होता है किसी रिलेशनशिप के साथ या किसी अदर के साथ, तो वो वन टाइप ऑफ होगी पर्सनल स्किल। ओके, उसके बाद है टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो हमने आगे के लेक्चर में कंप्लीटली देखा था। प्रायोरिटी द वर्क एंड शेड्यूल योर टाइम इज क्रोडिंग। मतलब कि हमने देखा था कल कि हमारा जो भी स्ट्रेस और टाइम से बचना है, तो हमें हमारा वर्क और हमारा शेड्यूल उसको प्रॉपरली टाइम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट या हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रायोरिटी वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट वर्क शुड बी अलॉट मोर टाइम एंड टेकन अप फर्स्ट। जो हमारा इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो हमें सबसे पहले और उसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम देना। इसके अंदर हमने प्रोडक्टिव माइंड की भी बात की थी। जब भी हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा वर्क होता है, तो उसके अंदर हमें जो हमारा डिफिकल्ट वर्क होता है उसके अंदर ही हमें करना। ओके, लिसनिंग टू क्लासिक म्यूजिक, प्रैक्टिसिंग योगा विथ कंसिडरेबल रिड्यूस द फिजिकल इमोशनल मेंटल स्ट्रेस। हमें अपने स्ट्रेस दूर करने के लिए म्यूजिक सुनना चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक होता है वो सुनना चाहिए। मतलब कि आपकी जो भी हॉबी है, जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक है, आपको योगा करनी चाहिए, जिससे कि हम हमारा जो भी फिजिकल इमोशनल मेंटल स्ट्रेस है वो हम रिड्यूस कर सकें। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद है। ओके, अब देखने वाले लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कि लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल कौन कौन सी है, किस तरीके। लीडर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द एक्सपेक्ट ऑफ द अदर। लीडर्स, एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर होते हैं, उसके अंदर वेरी क्लियर होना चाहिए। मतलब कि वो किस दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं तो वो आपको मन में क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर ट्रस्ट और सेल्फ होना चाहिए, मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। कीप इन स्माइल, हमें ऑलवेज स्माइल के साथ काम करना होगा एज ए लीडर के साथ। और शेयर स्टेट टुगेदर, मतलब कि हमें किसी भी चीज़ या किसी भी हमारी जो भी सक्सेस या फेलियर है वो सभी के साथ शेयर करना होगा। तो ये एक लीडर की, या आप बोल सकते हो एक डेफिनेशन की तरह आता है। ओके, ऑलवेज लर्न न्यू थिंग्स। लीडर, एज अ लीडर के तरह हमें ऑलवेज न्यू थिंग्स को लर्न करना। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ एंड एक्शन। हमें अपने आप से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी और उसके ऊपर एक्शन करनी होगी। लुक एट प्रॉब्लम एंड चैलेंजिंग, हमें प्रॉब्लम्स और चैलेंजिंग के अंदर एज अ टीम लीडर की तरह उसके अंदर हमें ध्यान देना होगा, बी फोकस रहना। बी ग्रेटफुल ऑलवेज और लव योर सेल्फ, अपनी आपको हमेशा अपने आप को चाहते रहना। ओके, तो ये हमने देखा लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल किस तरह से होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले देखा कि हमारी जो इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल क्या होती है उसके बारे में देखा। एज अ सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन कैसे यूज किया जाता है वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि बॉडी लैंग्वेज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल टाइम है, जो हमारा ये बोल सकते हो एक्सप्रेशन थ्रू हम किसी भी तरह रिसीवर को मैसेज सेंड करते हैं, तो वो वन टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज हो गई।
राइटिंग्स कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखा कि राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल के अंदर हमारा जो वोकेबलरी है, वो ग्रामर स्किल है, वो हमें अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी तरीके का एडेंडा रिपोर्ट या करिकुलर राइट कर सकें, इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में देखा, टीम वर्क के बारे में देखा, उसके बाद हमने इंटरपर्सनल स्किल के बारे में देखा, उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखा, और लास्ट में हमने देखा कि लीडरशिप को किस तरीके से हैंडल करनी होगी, मतलब कि हमें जो भी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपने आप को सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट देना होगा, अपनी आप पे विश्वास रखना होगा, ये सर आपको याद रखना होगा एज अ लीडर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये असाइनमेंट आपको लेक्चर खत्म होने के बाद कंप्लीट करना रहेगा।